हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, हम लोग क्या कर रहे थे 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे और अपने प्रीलिम्स क्या 2026 के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास क्या है, काफ़ी दिनों बाद आप आ रही है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या चल पाती है क्लास। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या फिर उसको देखते नहीं हैं सही से, तो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, हमारा आज का क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे इकोनॉमिक्स के रहेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है, और जो कि आता है भारतीय रुपये की गिरावट है जो को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकार या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली सर्वाधिक संभावित उपाय क्या है। यानी कि अगर भारतीय रुपये जो होता है अगर गिरता है, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे वर्तमान में भारतीय रुपये गिर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा मतलब कि स्वर्ण है और जो चांदी है इसकी कीमत काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो भाई इसी के बारे में एक तरीके से आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट है कि भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्य जो है संभावित उपाय नहीं होगा। यानी कि इनमें से तीन जो होंगे वो सरकार करेगी और एक नहीं करेगी। तो जो नहीं करेगी भैया आपको बताना है। तो गैर जरूरी वस्तुओं की आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन करना, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि भारतीय रुपया क्या होगा, इससे यानी कि जो विदेशों में भारतीय रुपया होगा उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर निर्यात को प्रोत्साहन होगा और आयात पे नियंत्रण होगा तो इससे क्या होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा। तो इससे भारतीय रुपया क्या होगा, उसके गिरने में मतलब कि कहते हैं कि कमी होगी। अगला था भारतीय अर्थ क्या उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहन करना। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मसाला बॉन्ड जारी करेंगे तो मसाला बॉन्ड के बदले क्या होगा, जो रुपया होगा यानी कि रुपया जो होगा मार्केट से निकल जाएगा। तो इसलिए भी क्या होगा, रुपये की कीमत मतलब कि स्टेबल होने में सहायता मिलेगी। तो यानी कि ये भी करेगी सरकार, और जो हमारा गवर्नमेंट होगा। उसके बाद पता है विदेशी वाणिज्यिक उधारों से संबंधित दिशाओं से आसान बनाना। यानी कि विदेशी जो वाणिज्यिक उधार हैं उससे संबंधित जो दशाएँ हैं उसको आसान करेंगे। तो यानी कि विदेशी ऋण भी आसानी से मिल सकेगा। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा क्या होगा, तीसरा वाला भी कथन सही होगा। परंतु अगर हम जैसे ही चौथा पढ़ेंगे, यानी कि प्रसारवादी मुद्रा नीति मौद्रिक नीति को अनुसरण करना। तो आप लोग जानते होंगे अगर प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करेगा जिससे क्या होगा, मतलब कि मार्केट में रुपया बढ़ जाएगा। तो अगर रुपया बढ़ जाएगा तो उसकी कीमत और गिर जाएगी। यानी कि इनमें से कौन सा नहीं करेगा, तो केवल डी वाला काम जो होगा वो भारतीय रिजर्व बैंक या फिर जो सरकार है वो नहीं करेगी। बाकी तीन के तीनों काम जो है वो किए जाएँगे। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है और आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है, ये एक तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आप जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए डेटा प्रोटेक्शन यानी कि दत्त संरक्षण बोल दिया यहाँ पे, तो इसको आप इंग्लिश देख लीजिएगा। डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए समान डाटा यानी कि सामान्य डेटा रेगुलेशन यानी कि जनरल डेटा रेगुलेशन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून को पारित किया है 2016 में। तो और अपनाया है, जिसे 2018 में कार्यान्वित शुरू कर दिया। यानी कि 2016 में आया था और 2018 से चालू हो गया क्रियान्वयन। तो ये किसने किया है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, अमेरिका ने किया है या फिर कनाडा ने किया है। तो जो उस समय का करंट अफेयर्स था, तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन जो था उसने एक कानून लाया था कि अपने नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा आता है रिजर्व ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस जो होता है वो क्या है। तो रिजर्व ट्रांस आप लोग जानते होंगे, आईएमएफ जो होता है, आईएमएफ जो होता है उसमें क्या होता है, एक तरीके से आपको एक अपनी अंशदान अपना जमा करना होता है, उसे हम कहते हैं रिजर्व ट्रांच। तो यानी कि आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को प्रदत्त एक शाख प्रणाली, उसे हम कहते हैं रिजर्व ट्रांच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। इसको हम लोगों ने डायरेक्ट ही कर दिया। बाकी विश्व बैंक के द्वारा अगर ऋण प्रदान किया जाता है तो इसके लिए एक संस्था होती है आईडीए। आईडीए एक संस्था होती है, वो क्या करती है, वर्ल्ड बैंक के जरिए मतलब कि ऋण देती है। तो आईडीए जो होती है वो ऋण देती है विश्व बैंक के जरिए। और केंद्रीय बैंकों के किसी भी एक क्रिया, तो ये तो क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला आता है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक, आप जानते होंगे मनी मल्टीप्लायर जो होता है निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है। तो आप लोगों को अगर मनी मल्टीप्लायर आप लोग जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, अगर मैं इसको बताऊं तो यही मतलब कि 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सीधे सीधे आकर आपको बताना चाहूँ तो एक तरीके से अगर रुपया जैसे कि सरकार छापती है, तो वो रुपया ऐसा नहीं है कि 5 रुपये का, अगर 1 मिनट में आपको बताता हूँ सही से।
तो जैसे कि मान लिया 500 रुपये का अगर नोट है, ठीक है, तो अगर सरकार ने 500 रुपये का नोट जारी किया, तो इसका मतलब ये केवल 500 रुपये का काम नहीं करता है, क्योंकि 500 रुपये का नोट अगर सरकार ने जारी किया, उसके बाद में इसका मतलब कि कई मल्टीपल लेयर्स में मतलब कि इसका काम होता रहता है। 500 रुपये का नोट जो होता है लगभग 5,000 तक की भी काम कर सकता है और 2,500 तक की भी काम कर सकता है। तो मतलब कि आप समझने के लिए अभी इतना समझ लीजिए बस, कि 500 रुपये का अगर नोट है, उसकी कीमत केवल वैसे तो 500 रुपये है, परंतु वो काम क्या कर सकता है, मतलब कि 2 से 3 हज़ार रुपये तक की भी काम कर सकता है। इसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किससे बढ़ता है, तो केस रिजर्व अनुपात में वृद्धि से। तो ये हमारा गलत है। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से, यानी कि जनता जो होगी अगर बैंकिंग आदतों की वृद्धि करेगी, यानी कि जनता जो होगी बैंकों से रुपया लेगी और उसका अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट और मतलब कि निवेश और निकालना करेगी, तो इससे क्या होगा, रुपया के मतलब कि एक तरीके से जितना आदान प्रदान होगा, उसका मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। और इसके बाद में जो हमारा सावधिक नकद अनुपात, इससे कोई संबंधित नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ेगी, तो इसका तो कोई डायरेक्टली मतलब कि कनेक्शन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ मैं, जैसे कि अगर किसी भी देश का अगर मुद्रा का मनी मल्टीप्लायर अगर ज़्यादा है, तो वो उतना ही अच्छा होता है। और उसके बाद में क्या आता है, जितना कम होता है वो उतना ही कम मतलब कि बेकार होता है। अगला आता है निकट, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक संकट आता है, यानी कि एक तरीके से भविष्य के बारे में पूछा है कि अगर दूसरा वैश्विक संकट आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावनाओं के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान करेगी। यानी कि सीधे सीधे पूछा गया है, अगर कभी वैश्विक संकट आता है, तो भारत कौन से ऐसे उपाय अपनाए तो उससे क्या होगा, संभावित जो कि मतलब कि एक तरीके से आपको मिनिमम नुकसान हो। तो इनमें से क्या करना चाहिए, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भरता ना रहना। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर आप लोग अल्पकालिक ऋणों को नहीं लेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से देश की सॉवरेनिटी मतलब कि सुरक्षित रहेगी। इससे मतलब होता है कि अगर किसी भी देश का, क्योंकि अगर अल्पकालिक ऋण लेंगे तो उसको जल्दी चुकाना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, उस देश की मतलब कि जो नीतियाँ होती हैं वो प्रभावित होती रहती हैं। तो यानी कि हमारे ये तो बिल्कुल सही बात है कि अल्पकालिक ऋणों ना लेना या फिर उस पर निर्भर कम रहना। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। तो आप लोग जानते हो कि कोई और विदेशी अगर बैंकें प्रारंभ हो जाएंगी, तो एक तरीके से मतलब कि वित्तीय समावेशन तो बढ़ेगा, परंतु इससे कोई विदेशी अगर मतलब कि वैश्विक अगर संकट आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैश्विक संकट को रोक पाएंगे। उसके बाद मतलब पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन ना, तो आप जानते हैं कि पूंजी खाते में अगर पूर्ण परिवर्तन हो जाती है, तो एक तरीके से ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है और कभी ना कभी फ़ायदा भी उठा सकता है। तो इसमें तो मतलब कि रिस्क रहेगा। तो ये यानी कि हमारा तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और एक गारंटेड होगा और दूसरा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो यानी कि एफडीआई जो होता है, एक होता है एफडीआई, एक होता है हमारा एफपीआई। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन हर साल या फिर हर दूसरे या तीसरे साल में आ ही जाता है घुमा फिरा के। तो इसमें पूछा गया एफडीआई की मूल विशेषता क्या है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, चारों को आप लोग पढ़िए। यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत संसाधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है। तो हम लोग जानते हैं कि पूंजीगत संसाधन के द्वारा निवेश क्या होता है, वो हमारा एफपीआई होता है, ना कि एफडीआई। एफपीआई होता है जो कि पूंजीगत संसाधनों के द्वारा निवेश होता है, जैसे कि हमारा बॉन्ड हो गए, डिवेंचर हो गए, या फिर कोई भी मतलब कि वित्तीय इंस्ट्रूमेंट हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, उसके जरिए अगर निवेश होता है, तो वो हमारा होता है पूंजीगत साधन में आता है, वो हमारा एफडीआई नहीं माना जाता है। एफडीआई क्या होता है, हमारा एक तरीके से भवन में या फिर कोई मशीनरी हो, या फिर डायरेक्टली मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट आता है जो कि मतलब कि नवाचार को बढ़ाता है और रोजगार को बढ़ाता है, तो उसे हम एफडीआई मानते हैं। उसके बाद में यह मुख्यतः ऋण सृजन ना करने वाला पूंजी प्रवाह है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि एफडीआई की मतलब एक तरीके से इसकी यही मतलब कि विशेषता होती है कि ये क्या करती है, देश में मुद्रा लाती है और साथ ही साथ क्या मतलब कि कोई ऋण भी नहीं देता है। इसमें क्या होता है, अगर पूंजीगत साधन में अगर निवेश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं देश में ऋण बढ़ता है। मतलब कि अगर किसी ने बॉन्ड खरीदा, तो कहीं ना कहीं ऋण ही बढ़ा है। और वहीं अगर यहाँ पे क्या होता है, एफडीआई आता है, तो कोई ऋण नहीं बढ़ता है और साथ ही साथ क्या पूंजी भी बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला। आगे चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी। यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण संशोधन अपेक्षित होता है, तो ये हमारा गलत है। ये विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है, तो ये भी हमारा एफपीआई में ही आएगा। तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप अपने बैंक के डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र आपूर्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के जरिए बताना चाहूँगा। तो
तो जैसे इससे आप लोग जानते होंगे एक होता है डिमांड डिपॉज़िट। तो डिमांड डिपॉज़िट में क्या होता है हमारा, एक तरीके से इसमें जो भी पैसा होता है उसको हम ऑलरेडी मार्केट में मतलब कि मानते ही हैं। तो अगर आप लोग इसमें से डिमांड डिपॉज़िट में से अगर कोई निकालते हैं, इसको मतलब एक तरीके से माँग जमा ही कहते हैं। तो माँग जमा का मतलब ये है कि उसको इसलिए ही रखा गया है कि कभी भी माँगा जाए तो उसको एक तरीके से मार्केट का ही पैसा माना जाएगा। तो अगर उसको आप लोग निकाल भी लेंगे तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली क्या था, मार्केट का ही पैसा था। अगर उसको मार्केट में ही दोबारा मतलब कि आ गया तो यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा हमारा मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1,00,000 रुपए की कमी हो जाएगी। तो यानी कि आपूर्ति में कमी कैसे हो जाएगी? क्योंकि रुपया तो मार्केट में ऑलरेडी पहले से ही उसको मान रखे थे और बाकी हम लोग ने निकाल निकाल लिया। दूसरा, मुद्रा की आपूर्ति में 1,00,000 रुपए की वृद्धि होगी। तो वैसे वृद्धि जब होती है जब हम किसी करंट अकाउंट से निकालते हैं, ना कि डिमांड डिपॉजिट से। अगला क्या है? समग्र आपूर्ति में 1,00,000 की 1,00,000 से अधिक की वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। तो मुद्रा की समग्र आपूर्ति में अपरिवर्तनीय रहेगा। जो आपको थोड़ा-सा देखने में हो सकता है अटपटा लग रहा हो, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और जो मैंने अभी बताया है वो आप अगर समझ गए हैं, तो बिल्कुल आप सही से समझ रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा? वर्तमान में भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा गया है। भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। जो भारत का माल का निर्यात है और जो भारत का माल का आयात से कम है क्या? तो यही चीज़ मैं देखने लगा था। इस ये क्वेश्चन क्या है? ये यूपीएससी का मतलब कि पीवाईक्यू है। तो आप लोग जानते होंगे सारे के सारे पीवाईक्यू ही हैं। परंतु इसको क्या था, यूपीएससी ने मूल्यांकन से हटा दिया था क्योंकि जो क्वेश्चन गलत बन गया था। तो अब कहाँ पे गलत है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, बस इसको यूपीएससी ने अपने मूल्यांकन से हटा दिया था। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय संपत्ति यानी कि नॉन फाइनेंशियल ऋण में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? तो कौन है इसमें बताइए? परिवारों पर बकाया गृह ऋण क्या हमारा जो नॉन फाइनेंशियल है? तो बिल्कुल सही बात है। परिवारों पर जो ऋण होता है वो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं आता। क्रेडिट कार्ड पे बकाया राशि, तो आप लोगों को थोड़ा सा अनुमान लग रहा हो कि शायद फाइनेंशियली ये हमारा ऋण हो सकता है। परंतु जो क्रेडिट कार्ड पे बकाया होता है वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ही होता है, तो व्यक्तिगत में ही आएगा ये भी। और राजकोषीय बिल, ये भी हमारा वित्तीय ना होता होकर के एक तरीके से नॉन फाइनेंशियली ही होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि 1, 2 और 3। तो इसमें कौन सा होगा? ये सारे के सारे क्या है, गैर वित्तीय ऋणों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्यापार संबंधी निवेश, यानी कि ट्रिम्स जो है, बाद में जो हमारा ट्रिम्स ही क्या हो गया था, बाद में डब्ल्यूटीओ जो था बन गया था। डब्ल्यूटीओ का एक तरीके से हिस्सा बन गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषेध होता है। क्या ऐसा कुछ है? विदेशी निवेशकों के द्वारा किए जाने वाले आयात पर जो होता है परिमाणात्मक निर्बंध निषेध होता है। तो अभी देखते हैं इसके बारे में, कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद में ये वस्तुएं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है। तो आप नाम से ही समझ जाओगे, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। तो ये वस्तुओं से तो होता है परंतु सेवाओं से नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका दो गलत हो जाता है। और अगर दो गलत हो जाता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपके पास आंसर आ चुका है। आपको हो सकता है पहला ना पता हो, फिर भी अभी आपके पास आंसर हो चुका है कि 1 और 3 होगा। ये विदेशी निवेश का नियमन से संबंधित नहीं है। तो वैसे तो इसका क्वेश्चन मतलब कि काफ़ी टफ है ये, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। परंतु आप अगर इसमें एलिमिनेशन यूज़ करेंगे तो आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपनाती है, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रसारवादी मौद्रिक नीति का मतलब होता है पैसा जो है मार्केट में बढ़ेगा, यानी कि आरबीआई जो क्या करेगी, पैसा को मार्केट में बढ़ाएगी। तो अनुसरण करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं करेगी? देख रहे होंगे आप लोगों ने इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम टू सेम यही टोन में क्वेश्चन बनाया गया था, सेम टू सेम यही थीम थी। बस उसमें क्या था, प्रसारवादी की जगह कुछ और तरीके से पूछा गया था, सेम टू सेम यही था। तो आरबीआई क्या नहीं करेगी अगर प्रसारवादी मौद्रिक नीति को अपनाती है? वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। तो आप लोग जानते हो कि वैधानिक तरलता अनुपात जो होता है हमारा, स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, उसको कम करने से क्या होता है, हमारा प्रसारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही आता है। इससे क्या होता है मतलब कि ऋण सस्ते हो जाते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। तो सीमांत स्थायी सुविधा दर जो होगी वो अगर बढ़ा दी जाएगी तो इससे क्या होगा, ऋण लेना मतलब कि महंगा हो जाएगा। तो यानी कि हमारा दूसरा वाला नहीं करेगी और पहला वाला करेगी। तो ए नहीं होगा, दो होगा।
और यहाँ के विकल्प शायद छूट गए हैं, तो उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में बैंक दर को घटाना तथा रेपो रेट को भी घटाना। तो इसका मतलब क्या, बैंक रेट को घटाएगी, बिल्कुल सही बात है, और रेपो रेट को भी घटाएगी। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 3। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था क्या नहीं करेगी, तो यानी कि 1 और 3 करेगी, और क्या नहीं करेगी, 2 नहीं करेगी। तो 2 नहीं करेगी, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। अभी देख रहे हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है, फिर भी यहाँ पे मतलब कि गलत होने का चांस कितना ज़्यादा था। मैंने भी थोड़ा सा अभी ध्यान मेरा हटा थोड़ा सा ही, तुरंत मुझे देख रहा हूँ कहीं न कहीं गलत होने जा रहा था, पर मेरा थोड़ा सा ध्यान, फिर से मैंने ध्यान दिया तो फिर सही हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा नहीं करेगी, तो कौन सा नहीं करेगी, 2 वाला नहीं करेगी, 1 और 3 करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार कीजिए। शहरी क्षेत्रों में पारिश्रमिक शहरी क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता 2004-5 की कीमत की तुलना में श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारा एलपीजी जो आया था, उससे क्या है, ग्रामीण और शहरी दोनों में जो थी वृद्धि हुई थी। इसका मतलब हमारा एक गलत है। एक गलत होने का मतलब है अभी हम क्या है 50-50 पे आ गए हैं। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। तो कहीं पे भी अगर सतत चीज़ मिले तो उसके 99% चांस होते हैं कि वो गलत ही होता है। तो आप लोग भी समझिए, कार्यबल में जो होगी ग्रामीण क्षेत्रों की जो होगी हिस्सेदारी, क्या हो सकता है वो बड़ी हो सकता है घटी भी हो कभी ना कभी। तो यानी कि इसका 2 नहीं होगा हमारा। तो 2 तो हमारा वैसे भी कट गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र जो था उसमें गैर कृषि अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई थी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे एलपीजी हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि मतलब कि एक तरीके से कई मतलब कि एक मौके मिलेंगे कि और भी काम किए जाएँ। तो बहुत सारे उनको मतलब कि एक तरीके से फैसिलिटी बढ़ी थी। उसके बाद चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में भी कमी। तो ग्रामीण रोजगार जो था उसमें थोड़ा सा कम हो गया था। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4 सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आता है कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय विकास बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भी ज़्यादा ऋण देती हैं। तो ऐसा गलत है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो सबसे ज़्यादा ऋण देती हैं। इसका मतलब हमारा एक गलत है। और इसके बाद में चलिए दूसरा देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि शाखा समितियों का निधि उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो क्रेडिट जो कहते हैं कि शाखा समितियाँ होती हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र की जो शाखा समितियाँ होती हैं उनको ऋण देती हैं। इनका मुख्य काम ही यही होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र की शाखा समितियाँ हैं उनको नियंत्रित करना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो शाखा समितियाँ होती हैं उनका यही काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल 2 विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्या है, देख रहे होंगे कितना मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, वरना आप थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक की तो आराम से आप मतलब कि गलती कर देंगे फिर। तो क्वेश्चन हमारा आता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाएगा। इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया, निवेश के बारे में पूछा गया, तो आप बहुत ईजिली इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखने में भले हो सकता लग रहा हो कि बहुत ही टफ है, परंतु काफ़ी ईजी है। तो निवेश का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर आपको निवेश और ऋण में अंतर पता है, निवेश और ऋण में अंतर पता है, तो आप आराम से इसको दे पाएंगे, या फिर सब्सिडी जो है। तो चलिए देख लेते हैं। सभी फसलों की कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। तो क्या हमारा जो जो मतलब कि जो भी हमारा एमएसपी होता है, एमएसपी क्या हमारा निवेश होता है क्या? आप लोग जानते होंगे एमएसपी क्या होता है हमारा। एमएसपी निवेश नहीं है, एक तरीके से क्या है, सब्सिडी है। यानी कि सब्सिडी को हम निवेश नहीं मानते हैं। तो हमारा एक तो गलत हो जाएगा। एक गलत होता ही हम देख रहे होंगे। आप लोग कहाँ पे पहुँच गए, सीधे आंसर पर पहुँच गए। यही बस मतलब कि खूबी होती है इन लोगों की कि अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा भी पता है तो बहुत ईजी तरीके से आप आंसर पर पहुँच जाते हैं। फिर भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्राथमिक कृषि शाख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना। तो कहीं न कहीं कंप्यूटरीकरण करना अगर करेंगे तो उनकी मतलब कि एक तरीके से का पूंजीगत खर्च को बढ़ाना ही क्या होता है, हमारा निवेश होता है। तो हमारा 2 तो हो गई। सामाजिक पूंजी विकास, सामाजिक अगर पूंजी बढ़ती है तो ये भी हमारा कहीं न कहीं क्या होता है, पूंजीगत क्या कहते हैं कि क्या कहता है कि सार्वजनिक निवेश ही होता है। यानी कि अगर आप कौशल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में अगर निवेश करते हैं वो क्या होता है, हमारा निवेश होता है। कृषकों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति करना। अभी देख रहे हो कि निःशुल्क बिजली आपूर्ति करना कोई निवेश नहीं होता, क्या होता है, ये भी हमारा
सब्सिडी के अंतर्गत ही आएगा, तो हमारा चौथा भी नहीं होगा। और अगर आपने चौथा भी पकड़ लिया था तब भी आप 50-50 पे पहुँच गए होता। और आप पाँचवा तो आराम से ही काट सकते थे कि विदेशी क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली के द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, ये भी हमारा निवेश नहीं है। सरकार द्वारा शीतागार क्रय की सुविधाओं का निर्माण करना, तो आप जानते होंगे अगर शीतागार का निर्माण होगा तो ये भी हमारा कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट है, जो कि खाद्य जो आपूर्ति होगी उसको मतलब कि एक तरीके से सुनिश्चित करेगा और बर्बादी को कम करेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका व्यापार के क्या है, निम्नलिखित में विचार करना है और ट्रेड के बारे में पूछा गया है। पिछले दशक में भारत और श्रीलंका व्यापार मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। तो क्या अभी हमने बताया जस्ट पहले कि सतत अगर बात करें कहीं न कहीं उसमें लोचा है। तो यानी कि भारत और श्रीलंका के व्यापार में कहीं सतत वृद्धि क्या हो सकती है क्या? भारत श्रीलंका को ही ना छोड़ कर के अमेरिका को ही देख लीजिए। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था अमेरिका के साथ भारत का, और अभी कितना मतलब कि उतार-चढ़ाव का समय चल रहा है। वहीं रूस के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी देश हो, उसके साथ सतत वृद्धि या सतत घटाव तो नहीं होगा। तो यानी कि एक तो हमारा गलत हो गया। एक गलत होते ही हम 50-50 पे पहुँच गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि भारत के साथ क्या होता है, बांग्लादेश का जो व्यवहार होता है, कपड़े और कपड़ों से बनी हुई चीज़ों का व्यापार होता है, जिसमें क्या मुख्य रूप से जूट हो गया। जूट का मतलब कि उद्योग काफ़ी अच्छा खासा मतलब कि विकसित है। पिछले 5 वर्षों में, अभी तो अब आंसर तक पहुँच ही गए हैं क्योंकि अब केवल 2 होगा या फिर केवल 3 होगा। फिर भी देख लेते हैं। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यवहार सबसे अधिक भागीदार नेपाल रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बांग्लादेश को होते हुए भी नेपाल कैसे हो सकता है। तो यानी कि ये हमारा गलत होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित करेंगे? तो चावल के मूल्य को कौन-कौन प्रभावित करेगा? यहाँ पे गेहूँ भी डाल सकता है, यहाँ पे मक्का भी डाल सकता है, दाल भी डाल सकता है। तो कॉन्सेप्ट आप समझिए और सवाल कैसा भी आए आप तुरंत इसको सॉल्व कर पाएँगे। तो चावल की कीमत को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हो सकते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हो सकता है? तो बिल्कुल होगा। सरकार का व्यापार करना, आप जानते होंगे अगर ट्रेड ज़्यादा कर दिया जाएगा तो बिल्कुल होगा। सरकार का भंडारण, तो आप जानते होंगे भंडारण अगर अच्छा होगा तो मूल्य की कीमत कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है अगर बेकार रहा तो। और क्या है, उपभोक्ता सब्सिडियाँ भी आप जानते होंगे ज़ाहिर सी बात है सीधे-सीधे प्रभावित करेगा ही। राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। तो हम समझ गए होंगे यहाँ पे चावल है, कहीं गेहूँ भी हो सकता है, दाल भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, गन्ना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सवाल बनाने का तरीका तो यही रहेगा। तो यही होता है सवाल लगाने का, आपको पीवाई को लगाने से क्या मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर से आता है, कृषकों के लिए अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो क्या बोला गया है किस उद्देश्य के लिए? फार्म परिसंपत्ति के रखरखाव हेतु, कार्यशील पूंजी के लिए, कंपाइन कटाई मशीनरी, ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर के लिए। एक मिनट में इसको देख लेता हूँ फिर से। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में पूछा गया था किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसका जो ऋण दिया जाता है इसका उद्देश्य कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराना है, वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया। तो इससे जो ऋण दिया जाता है किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? तो देखिए चलिए देखते हैं। जो अल्पकालिक ऋण होता है जो कि लिखा भी है यहाँ पे फार्म फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। तो जो हमारे फार्म होते हैं उनकी परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, जो कार्यशील पूंजी होती है उसके लिए दिया जाता है। कंबाइन ट्रैक्टर, मशीन और मिनी ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए। तो अभी देख रहे होंगे, अगर अगर इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा लेते हैं तो बहुत ईजी तरीके से इसको आप दे पाएंगे आंसर। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा? अल्पकालिक ऋण। और क्या कोई अल्पकालिक ऋण से कोई ट्रैक्टर, मशीन या फिर कोई कंबाइन, जिससे बड़े जो भी हमारे उपकरण होते हैं उनको खरीदा जा सकता है क्या? इसके लिए तो हमें बहुत अधिक ऋण चाहिए होगा, वो भी दीर्घकालिक ऋण होना चाहिए। तो यानी कि 2 नहीं हो सकता हमारा। इसको अपन नॉर्मली आप जनरलाइज़ करके हल करेंगे तो देख रहे हैं कितनी ईज़ी तरीके से आप आंसर तक पहुँच गए। और इसके बाद में हमारा तीसरा क्या? फार्म परिवारों का उपभोग आवश्यकताओं के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, अल्पकालिक ऋण है। फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए ये भी हमारा होता है। और परिवारों के लिए घर निर्माण, देख रहे हो कि ये भी हमारा दीर्घकालिक में ही आना चाहिए। और शीतागार सुविधा बनाने के लिए भी नहीं होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? अल्पकालिक ऋण देना था जो कि किसानों को सहायता कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। खाद्य वस्तुओं का उपभोग मूल्य सूचकांक में क्या लिखा? भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। यानी कि पूछा गया है खाद्य वस्तुओं का जो उपभोग मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई जो है, सीपीआई में जो खाद्य वस्तुओं का भार है
WPI में दिए गए भार से अधिक है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा जो CPI होता है उसमें खाद्य उपभोक्ताओं को जो भार होता है वो WPI से अधिक होता है। उसके बाद में क्या बोला है, WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं नापता है। तो बिल्कुल सही बात है, WPI क्या करता है, हमारा केवल वस्तुओं के मूल्य को नापता है थोक मूल्य पे, तो सेवाओं को नहीं नापता है। बल्कि CPI जो करता है हमारा सेवाओं को नापता है। तो दो भी हमारा सही हो गया, एक और दो हमारा सही हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति को मान हेतु तथा प्रमुख नीति दरों का निर्धारण हेतु परिवर्तनीय WPI को अपना लिया। तो गलत है, WPI को नहीं, CPI को ही अपनाया है अभी। तीसरा हमारा नहीं होगा, एक और दो हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। अगला क्या पूछा गया है, अनाजों दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में असीमित है क्या? तो आप लोग देख के समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ की कीमत जो मतलब कि एक तरीके से जो खरीद होगी असीमित तो नहीं होगी। फिर भी यहाँ पे एक बता देता हूँ मैं, MSP के जरिए जो हमें अनाज होते हैं जैसे गेहूँ और चावल जो होते हैं उसकी खरीद असीमित है, परंतु इसमें तिलहन नहीं है और ना ही दलहन है। तो MSP के तहत दलहन नहीं है और तिलहन नहीं है, बस क्या गेहूँ और चावल है। तो इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है। अनाज एवं दालों के MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उसके उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं गया है। तो क्या ऐसा होगा कि बाजार मूल्य कभी नहीं गया, उतना हाई कीमत पे निर्धारित किया जाता है? तो ऐसा गलत है। न्यूनतम समर्थन का ये मतलब है कि एक मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे क्या कोई भी मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। और अगला क्वेश्चन आया हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कॉमर्शियल पेपर जिन्हें वाणिज्यिक पत्र कहते हैं, अल्पकालीन प्रतिभूति ऋण, अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन है। तो जी बिल्कुल सही हमारा हो जाता है। जो हमारे कॉमर्शियल पेपर होते हैं अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन होते हैं। और उसके बाद में हमारा आता है, इसका मैं क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ, पूरा शायद कट गया है ये, एक मिनट रुकिएगा। तो इसमें क्वेश्चन तो पूरा है, बस खाली विकल्प कट गए। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसमें, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो कॉमर्शियल पेपर होता है ना कि वाणिज्यिक पत्र होता है, अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ रहित वचन पत्र होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जमा प्रमाण पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक ऋण है, तो गलत हो जाता है हमारा, दीर्घकालिक नहीं है। कॉल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त होने वाला अल्पकालिक ऋण है, तो बिल्कुल सही बात है। जो हम जानते हैं कॉल मनी होता है 2 से 14 दिनों के लिए होता है, जो कि हमारा अंतर बैंक एक तरीके से इंट्रा जो बैंक होते हैं उनके बीच में लेन देन के लिए होता है। उसके बाद में हमारे जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्गमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज रहित होता है, ना कि सहित होता है। इस प्रकार से हमारा चौथा भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1, 3 राइट होगा। तो 1 और 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, फिर से इन पर विचार करना है और बताना है 1, 2, 3 में से कौन सा सही है। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करती है। तो क्या केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति करती है? तो बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी मतलब की होती है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI के निर्देश देने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, थोड़ी सी आप लोग बात ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी ऐसा मिला है तो 90% चांस होता है कि वो गलत होता है। क्या, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान, एक तरीके से जो टिक लाइन है UPSC की, जिस भी विकल्प में जो बना है वो 90% चांस होता है कि गलत ही होगा। तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो है RBI के निर्देश करेगा केंद्र सरकार, बल्कि इसमें जो है मतलब कि केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम है उसके तहत RBI जो होती है अधिनियमित होती है। तो दो हमारा गलत हो जाता है। RBI की बात में बोला है गवर्नर अपने अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त होते हैं 1949। तो बिल्कुल सही बात है जो कि मैंने अभी बताया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 3 सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें क्या पूछा गया, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जितने भी सारे मजदूर होते हैं वो EPFO जो फंड होता है एक तरीके से कर्मचारी भविष्य निधि जो सुरक्षा होती है उसके हकदार नहीं होते हैं। तो एक हमारा गलत हो गया, एक गलत होता है, ये हम आंसर तक पहुँच चुका है। और अगर आपको आगे भी नहीं आता तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं परिसमय उपभोग के लिए हकदार होंगे, बिल्कुल सही बात है। जितने भी मजदूर होते हैं
वो अच्छे कार्य दिशाओं के लिए मतलब कि एक तरीके से उपभोग को कहते हैं कि हकदार होंगे, यानी कि अच्छा एनवायरनमेंट हो, खाना-पीना मतलब कि ठीक-ठाक होना चाहिए उनका। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई भी प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करे। तो हाँ, ऐसा सरकार कर सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2 और 3 सही हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में क्या करते हैं, बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी आप लोग अपने सुझाव ज़रूर दे दीजिएगा वीडियो में, ताकि हम लोग आगे उसी हिसाब से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।